स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर सेकंड है फर्स्ट बुक का दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर के एमसीक्यूज दोस्तों ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मैंने। आज हम देखेंगे 2 और 4 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में, ठीक है। यानी कि दो ध्रुवीयता का जो आपका चैप्टर सेकंड है इसके 2 और 4 नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देखेंगे। तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन लिए हैं और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बर्लिन की दीवार से संबंधित, ठीक है। तो देखिए प्रश्न सिंपल सा इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि बर्लिन की दीवार का वर्णन कीजिए या फिर बर्लिन की दीवार की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। जो बर्लिन की दीवार है इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो ये थी कि यह पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। यह 1961 में बनी दीवार जो पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। यानी कि जो बर्लिन की दीवार है ये पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग करती थी, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1961 में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह दीवार लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी थी, ठीक है, जो कि 28 वर्षों तक खड़ी रही। आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। इसकी लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर। 28 वर्षों तक ये खड़ी रही। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1961 से 1989 यानी कि 28 साल, और 9 नवंबर 1989 को से तोड़ दिया गया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बचेगा हमारा, यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। यानी कि ये जो बर्लिन की दीवार है ये जर्मनी के एकीकरण की और इस साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी, क्योंकि सोवियत संघ का भी जो विघटन था वो 1991 में हो गया था, ठीक है। तो शुरुआत यहीं से हुई थी ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ थी बर्लिन की दीवार की विशेषताएं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, 2 मार्क्स की। दूसरा है शॉक थेरेपी से संबंधित, ठीक है। तो शॉक थेरेपी के बारे में देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि पहले थप्पड़ मार दो फिर सहानुभूति दिखाओ। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले थप्पड़ मार दिया फिर सहानुभूति दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सोवियत संघ से कैसे जोड़ेंगे कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन जब हो गया तो उसके पश्चात नव स्वतंत्र देशों में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। इस व्यवस्था को अपनाने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। यानी कि देखिए कहने का मतलब क्या है कि जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जो 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बना था, उन देशों में पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी का निर्माण किया। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है कि शॉक थेरेपी के द्वारा सभी सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में सौंप दिया। एक तरह से कहा जाए कि गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलना ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलना किसके द्वारा? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इसे ही शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। और ये शॉक थेरेपी होती क्या है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर के अगले प्रश्न की, जो कि 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये प्रश्न है कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे और ये सोवियत संघ में कौन से सुधार करना चाहते थे, ठीक है। तो देखिए मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ये 1980 के दशक में सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसके महासचिव भी रहे थे और सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी रहे थे। मिखाइल गोर्बाचेव कौन है? 1980 के दशक के ये सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके महासचिव भी रहे थे और सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव 2 तरह के सुधार करना चाहते थे, ये आपको भी पता होगा। कौन कौन से? एक तो था खुलापन और एक पुनर्रचना, यानी कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लासनोस्त के बारे में, यानी कि पेरेस्ट्रोइका, ठीक है। तो देखिए पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में उपस्थित एक दलीय व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि एक दलीय व्यवस्था के कारण वह नेता अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग करना चाहते थे।
यानी कि जो मिखाइल गोर्बाचेव है, सोवियत संघ में उपस्थित जो एक दलीय व्यवस्था है उसको समाप्त करना चाहते थे और वहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पर क्या था कि सोवियत संघ में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था। मिखाइल गोर्बाचेव उन्हें ये अधिकार देना चाहते थे जिससे वे खुलकर सरकार का विरोध कर सकें, वे अपनी मांगों को रख सकें और उनसे मनवाने के लिए आंदोलन भी कर सकें और उनसे मनवा सकें। ठीक है। और सोवियत संघ में जो मीडिया थी उस पर भी सेंसरशिप लगी हुई थी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि कुछ भी छापने से पहले अखबार में आपको सबसे पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। तो इस सेंसरशिप को ये समाप्त करना चाहते थे जिससे कि जनता को जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उससे अवगत कराया जा सके। ठीक है। तो पेरेस्ट्रोइका के तहत जो मिखाइल गोर्बाचेव थे ये सुधार करना चाहते थे। ठीक है। अब बात करते हैं ग्लासनोस्ट के बारे में। ग्लासनोस्ट का मतलब है खुलापन। ठीक है। पेरेस्ट्रोइका का मतलब है पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट का मतलब है खुलापन। मिखाइल गोर्बाचेव ये चाहते थे कि विदेशी कंपनियों से व्यापार करेंगे और जब उन्हें विदेशी मुद्रा मिलेगी तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए खोलना चाहा। यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढ़ाना चाहते थे और विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करके अपने व्यापार को और भी बढ़ाना चाहते थे। ठीक है। दूसरा है अमेरिका के संबंधों को सुधारना चाहते थे। ये जो मिखाइल गोर्बाचेव थे शीत युद्ध के दौरान ये अमेरिका से अपने संबंधों को सुधारना चाहते थे जिससे कि ये शीत युद्ध की जो पकड़ है उसको ढीला कर सके। ठीक है। तो ग्लासनोस्ट के तहत ये दो तरह के सुधार करना चाहते थे। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर सके और शीत युद्ध की पकड़ को ढीला करने के लिए अमेरिका से संबंध सुधारना चाहते थे। ठीक है। तो ये दो पॉइंट थे कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे और ये कौन कौन से सुधार करना चाहते थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के सबसे अगले प्रश्न मतलब सबसे आखिरी प्रश्न की और इम्पॉर्टेंट है कि शॉक थेरेपी के परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है शॉक थेरेपी वाला, इसको 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। 6 मार्क्स में आपके और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए मैंने नहीं लिया है इसको 4 में लिया है। ठीक है। तो शॉक थेरेपी का सबसे पहले आर्थिक परिणामों में सबसे पहला परिणाम है गराज सेल। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो उसके उद्योग थे उसके उद्योगों को औने पौने दामों पर यानी कि कौड़ियों के दामों पर बेचा जाने लगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पहली बार ऐसा हुआ था। इसीलिए इस घटना को गराज सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है विदेशी कर्जा। अर्थव्यवस्था के पिछड़ जाने की वजह से आर्थिक विकास के लिए कर्जा लेना पड़ा। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है, उसके पश्चात जो नव स्वतंत्र देश थे उसमें क्या हुआ था, देखिए विदेशी कर्जा का मतलब ये है कि सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था जो थी उसको विकास करने के लिए, उसको आर्थिक विकास के लिए उसने कर्जा लिया था। ठीक है। फिर है कि रूसी मुद्रा का अवमूल्यन, यानी कि रूसी मुद्रा जो रूबल थी इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चेंज रेट होता है वो घट गया था। ठीक है। फोर्थ है जीडीपी में गिरावट। 1990 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद बहुत नीचे चला गया था। ठीक है। और इन्होंने सामूहिक कृषि से निजी कृषि की शुरुआत की थी जिसकी वजह से समाज में विभिन्नता उत्पन्न हो गई थी। ठीक है। तो आर्थिक परिणामों में आप 3 परिणाम लिख सकते हैं कि गराज सेल, विदेशी कर्जा, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट और जीडीपी में गिरावट और सामूहिक रूप से जो कृषि होती थी उसको ख़त्म करके निजी कृषि को बढ़ावा दिया। ठीक है। फिर आता है सामाजिक परिणाम। कौन सा? शॉक थेरेपी के सामाजिक परिणाम। सबसे पहला है माफिया वर्ग का उदय। समाज में एक ऐसे नए वर्ग का उदय हुआ जो गरीबों का घर छीन लेते थे, उनका शोषण करते थे। यानी कि माफिया वर्ग के उदय से मतलब यह है कि समाज में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो गरीबों का शोषण करते थे, उनका घर छीन लिया करते थे। ठीक है। फिर है हिंसा और पलायन। यानी कि जो लोग सोवियत संघ में पढ़े लिखे हुए थे वो इन अत्याचारों को नहीं सह पाए तो वो सोवियत संघ को छोड़ के चले गए, यानी कि उन्होंने पलायन कर दिया वहाँ से। लेकिन जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, यानी कि उन्हें जान से मार दिया गया। ठीक है। तो ये सामाजिक परिणाम हुए। अब आते शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणाम। ठीक है। तो देखिए सोवियत संघ के विघटन के पश्चात
जो 15 गणराज्यों से मिलकर ये बना था, जो इसका विघटन हो गया, तो नव स्वतंत्र जो देश थे उनमें साम्यवाद से पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया गया था। ठीक है, और ऐसे नव स्वतंत्र देशों का जो संविधान था वो आनन फानन में यानी कि जल्दी जल्दी बनाया गया था, जिसकी वजह से उस संविधान में कुछ गलतियां रह गई। इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ नेताओं ने अपने आप को वहाँ का तानाशाह घोषित कर दिया। जैसे कि उदाहरण है तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में ऐसा हुआ था। और सरकार के द्वारा जो जनता थी उसे एक सुरक्षा कवच दिया जाता था, वो भी कवच पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये शॉक थेरेपी के परिणाम थे। पहले हमने आर्थिक परिणाम देखे, ठीक है, फिर हमने सामाजिक परिणाम देखे और फिर राजनीतिक परिणाम देखे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैप्टर के 4 मार्क्स के 2 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।